नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 11, जिसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 11, जिसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 11, जिसका शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि विनोद कुमार शुक्ल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1 जनवरी 1937 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहाँ विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव होगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रहे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर होगा। विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रहे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि विनोद कुमार शुक्ल होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि विनोद कुमार शुक्ल है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मान से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया, यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस सम्मान से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल को निम्नलिखित में से रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो कि 1992 में दिया गया, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान जो कि 1997 में दिया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1999 में दिया गया। इस तीनों पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी से हमारा मतलब रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से है और साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित की गई।
यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की जो पहली कविता संग्रह है जिसका शीर्षक है लगभग जय हिंद, वह पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित की गई। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत सन 1971 ईस्वी में प्रकाशित की गई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1971 ईस्वी होगा। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित की गई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कविता संकलन के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस कविता संकलन के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल है। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल सब कुछ होना बचा रहेगा 1992, अतिरिक्त नहीं 2001 और वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित की गई। इन तीनों के रचनाकार यानी इन तीनों कविता संकलन के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी कविता संकलन के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं वह चारों विकल्प जो है उपन्यास विधा की रचना है। और इस यानी कि प्रश्न संख्या 10 का जो मूल प्रश्न है वह यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस उपन्यास के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल है। तो हम आपको बता दें कि नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस तीनों उपन्यास के रचनाकार जो है वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी उपन्यास के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं, चाहे वह नौकर की कमीज हो, चाहे खिलेगा तो देखेंगे हो, चाहे वह दीवार में एक खिड़की रहती थी हो। इन तीनों उपन्यास के रचनाकार जो हैं वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी संग्रह के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है, प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि नीचे जो विकल्प दिए गए हैं वह कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह विधा की रचना है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस कहानी संग्रह के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, इस दोनों कहानी संग्रह के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि दोनों होगा। दोनों से हमारा मतलब पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय से होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय नाम के कहानी संग्रह के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास नौकर की कमीज के आधार पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। यानी कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक उपन्यास है जिसका नाम है नौकर की कमीज। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा एक उपन्यास रचित किया गया है जिसका नाम है नौकर की कमीज। तो इसके आधार पर यानी नौकर की कमीज के आधार पर किसके द्वारा एक फिल्म का निर्माण हुआ है। तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास नौकर की कमीज के आधार पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मनी कौल द्वारा होगा। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास नौकर की कमीज के आधार पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल कवि और
खाली स्थान है। यानी कि विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के साथ साथ और क्या है? तो हम आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के साथ साथ एक कथाकार भी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कथाकार होगा। विनोद कुमार शुक्ल एक कवि है और कवि के साथ साथ एक कथाकार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कथाकार होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को नामक रचना किस कविता संकलन से संकलित है? यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को जो एक शीर्षक है जिसके रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं, तो वह किस नामक रचना, जो ये प्यारे नन्हे बेटे को जो शीर्षक है वह किस कविता संकलन से संकलित है? तो हम आपको बता दें कि प्यारे नन्हे बेटे को नामक रचना वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से संकलित है, नाम के संकलन से संकलित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह नाम के किताब नाम के संकलन से संकलित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ होगा। प्यारे नन्हे बेटे को नामक रचना वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से संकलन से संकलित है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो हम आपको बता दें कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता का नायक छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छत्तीसगढ़ के भिलाई होगा। शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता का नायक छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छत्तीसगढ़ के भिलाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को में नायक अपनी नन्ही बेटी से क्या पूछता है? प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को में नायक जो है वो अपनी नन्ही बेटी से क्या पूछता है? तो हम आपको बता दें कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को में नायक अपनी नन्ही बेटी से पूछता है, बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है होगा। शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को में नायक अपनी नन्ही बेटी से पूछता है कि बेटा बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन हमारा आधार है? यानी कि पठित पाठ के आधार पर यानी प्यारे नन्हे बेटे को नाम के शीर्षक कविता को पढ़ने के आधार पर हम से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमारा आधार क्या है? तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से हमारा आधार लोहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि लोहा होगा। पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से लोहा जो है वह हमारा आधार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि लोहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन ठोस होकर हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रभावित है? यानी कि पठित पाठ के आधार पर यानी कि प्यारे नन्हे बेटे नाम के शीर्षक को पढ़ने के आधार पर निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से कौन ठोस होकर भी हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला और प्रभावित है? तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से लोहा जो है वह ठोस होकर भी हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ है और प्रभावित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि लोहा होगा। पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से लोहा
ठोस होकर भी हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रभावित है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को में कवि का नायक अपने बेटे को कहाँ पर बैठाए हुए है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर यानी जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को में कवि का नायक जो कि छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है वो अपने बेटे को अपने कंधा पर बैठाए हुए है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कंधा पर होगा। शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को में कवि का नायक अपने बेटे को अपने कंधा पर बैठाए हुए है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कंधा पर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर मेहनत कश आदमी और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर मेहनत कश आदमी और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि लोहा होगा। पठित पाठ के आधार पर मेहनत कश आदमी और औरत को कवि ने यानी कि विनोद कुमार शुक्ल ने लोहा के रूप में देखा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी लोहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है। यानी पठित पाठ के आधार पर जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उस आधार पर पत्नी जो है वो बेटिया को क्या करती है। तो हम आपको बता दें कि पठित पाठ के आधार पर पत्नी बेटिया को समझाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या पत्नी बिटिया को समझाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द यानी कि समझाती है होगा। पत्नी बिटिया को समझाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि समझाती है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो की समाप्ति के साथ साथ बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 11 जिसका शीर्षक था प्यारे नन्हे बेटे को उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 12 जिसका शीर्षक है हार जीत उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।